मेरी प्यारी बहना, ये शादी का जोड़ा मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। 10 लाख का जोड़ा है ये। विक्की की बहन कोयल ने उस शादी के जोड़े में आग लगा दी और कुछ ही देर में वो जलकर राख हो गया। विक्की ये देखकर हैरान हो गया। कोयल, ये क्या पागलपन लगा रखा है तुमने? भैया, मेरा शादी का जोड़ा भाभी सिलेंगी और कोई नहीं। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी भाभी घर छोड़कर चली गई है। वो कहाँ है हमें कुछ नहीं पता। वो नहीं होगी तो क्या तुम शादी नहीं करोगी? आपने बिल्कुल सही समझा। और भाभी इस घर से चली गई, इसमें मेरी गलती है क्या? इसमें भी तो आपकी और माँ की गलती है। मेरी शादी कैंसिल कर दीजिए। कोयल आखिर ऐसी जिद क्यों कर रही थी और उसकी भाभी आखिर कहाँ गायब हो गई, ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। विक्की का परिवार बहुत ही पुराने ख्यालात का था। विक्की एक लड़की सौम्या से प्यार करने लगा था। तुम मुझे फाइनली सच सच बता दो कि तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो सौम्या? मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरा परिवार पुराने ख्यालातों का है। जब देखो तुम यही कहते रहते हो। आखिर कितने पुराने ख्यालातों का है तुम्हारा परिवार? अभी भी जंगलों में रहता है क्या पत्ते लपेट कर, या अभी भी पत्थर घिसकर आग पैदा करते हैं उसके बाद खाना बनाते हैं? अभी भी तुम लोग जंगलों में हुला लाला करते रहते हो क्या? अरे नहीं, इतना भी पुराना नहीं है मेरा परिवार। ठीक है, मैं अपने तरीके से अपने परिवार से बात कर लूंगा और जल्दी तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर आऊंगा। अब विक्की ने किसी तरह अपने परिवार को समझाया बुझाया और उसकी शादी सौम्या के साथ हो गई। बहू, आज तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है। तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? बिल्कुल सासू माँ, मुझे खाना बनाना भी आता है, मुझे बाल काटने भी आते हैं, मुझे ड्रेस डिजाइनिंग भी आती है, मुझे कार चलानी आती है, मुझे ट्रक भी चलाना आता है, बस हवाई जहाज चलाना नहीं सीख पाई। अरे नहीं बहू, इतना कुछ नहीं चाहिए। हम औरतों का काम सिर्फ घर में खाना बनाना ही होता है, इतना ही बहुत है। सौम्या ने एक अच्छी बहू की तरह किचन में जाकर खाना बनाया। जब सभी लोग खाना खाने बैठे, भाभी इतना स्वादिष्ट खाना तो मैं और माँ भी नहीं बना पाते। कोयल, मेरी तुलना किसी भी माँ से तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि माँ अगर किसी खराब खाने को भी हाथ लगा दे तो वो खाना प्रसाद बन जाएगा। क्या बात है बहू, तू तो हमसे भी ज्यादा संस्कारी है। तो इस तरह सौम्या ने पहले ही दिन उस घर में सभी का दिल जीत लिया था। एक दिन जब विक्की काम पर गया हुआ था, तब सौम्या के पास उसकी ननद कोयल आई। भाभी, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? कोयल, क्या तुम अपने भैया और माँ से भी बात करने से पहले ये सवाल पूछती हो? नहीं तो फिर मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या मैं कोई अनजान हूँ? जैसे तुम्हारी माँ है, जैसे तुम्हारे भैया हैं, वैसे मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरी ननद कम मेरी फ्रेंड ज्यादा हो। बताओ क्या बात है? भाभी, 2 दिन बाद मेरे कॉलेज में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। मैं अपने कॉलेज की तरफ से बिना अपनी माँ को बताए पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। आपने उस दिन कहा था ना कि आपको ड्रेस डिजाइनिंग आती है, तो क्या आप मेरे लिए खूबसूरत ड्रेस रेडी कर सकती हो ताकि मैं वो अवार्ड जीत सकूं? कोयल, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पूरा कॉलेज तुम्हारी तारीफ करेगा। मैं तुम्हारे कमरे में चलकर तुम्हारी नाप ले लेती हूँ और वहीं पर सिलाई करना शुरू कर देती हूँ। सौम्या कोयल के कमरे में गई और उसकी नाप ले ली। उसके बाद उसने अपने लैपटॉप पर एक बहुत ही सबसे अलग और खूबसूरत इंडियन ड्रेस डिजाइन की। 2 दिन में सौम्या ने एक बहुत ही खूबसूरत फैंसी ड्रेस कोयल के लिए तैयार कर दी, जिसे देखकर कोयल हैरान रह गई। क्या बात है भाभी, ऐसी ड्रेस तो मनीष मल्होत्रा भी डिजाइन नहीं कर सकता। ये इंडियन भी और वेस्टर्न भी। कमाल कर दिया भाभी आपने। थैंक यू सो मच भाभी। अभी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। कल तुम्हारे कॉलेज में कंपटीशन है, जब वो कंपटीशन तुम जीत जाना तब मुझे थैंक यू बोलना। भाभी, मुझे आपकी डिजाइन पर पूरा भरोसा है कि मैं हारूंगी ही नहीं। अगले दिन कोयल के कॉलेज में फैंसी ड्रेस कंपटीशन शुरू हुआ। कोयल ने इस बारे में न ही अपनी माँ को बताया था और न ही अपने भैया को, क्योंकि वो लोग इन सब के खिलाफ थे। सभी स्टूडेंट ने अपनी अपनी ड्रेस पहनकर कैटवॉक शुरू की। लोगों ने खूब तालियां बजाई। कोयल ये सब देख रही थी। अभी तो सब लोग अपनी अपनी कुर्सी पर बैठकर लोगों के लिए तालियां बजा रहे हैं। जब मैं अपनी ड्रेस पहनकर कैटवॉक करूंगी ना, तब ये सब खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाएंगे। थोड़ी देर बाद एंकर ने कोयल का नाम अनाउंस किया। कोयल ने जैसे ही सौम्या द्वारा बनाई गई वो ड्रेस पहनकर कैटवॉक शुरू की, वहाँ पर मौजूद सभी टीचर्स, सभी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक, सभी मीडिया वाले और सभी कॉलेज के स्टूडेंट खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कैटवॉक खत्म होने के बाद, बैठ जाइए आप लोग, प्लीज तालियां बजाना बंद कीजिए और मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद आप तालियां बजा लेना। आप सभी लोगों के रिस्पॉन्स को और कोयल की ड्रेस को देखते हुए इन सभी कंपनीज के ओनर ने ये डिसाइड किया है कि आज का फैंसी ड्रेस कंपटीशन कोयल जीतती है। मिस्टर ओबरॉय, आप कुछ कहना चाहेंगे कोयल की ड्रेस के बारे में? मिस कोयल, ऐसी ड्रेस की तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तुमने आज हमें और हमारी इंडस्ट्री को सबसे अलग डिजाइन दिया है।
कॉलेज में कोयल को बहुत सारे गिफ्ट मिले। मीडिया ने बहुत सारे फोटोग्राफ खींचे और उसका इंटरव्यू तक लिया गया। कंपनी की तरफ से उसे 2 लाख का चेक भी मिला। कोयल खुशी खुशी घर आई। भाभी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज जो मुझे मिला है वो मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। सारे टीचर, सारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि जो लोग मुझसे चिढ़ते थे वो लोग भी खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। क्या बात है कोयल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाभी अगर आप ना होती तो ये सब बिल्कुल मुमकिन नहीं था। मैंने इंटरव्यू में साफ तौर पर सबको बता दिया है कि ये ड्रेस मेरी भाभी यानी आपने डिजाइन किया है। सब लोग आपकी डिजाइनिंग की बहुत तारीफ कर रहे थे। इतने में वहाँ पर सौम्या की सास और उसका पति भी आ गया। दोनों बहुत गुस्से में थे। कोयल, ये सब टीवी में क्या दिखा रहे हैं? तुमने बिना हमसे पूछे कॉलेज में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तुमने हमारे खानदान की नाक कटा दी और बहू तुमने बिना हमसे पूछे इसके लिए ड्रेस डिजाइन कर दी। सासू माँ, कोयल ने इसमें क्या गलत कर दिया? मुझे बताया गया था कि आप लोग पुराने ख्यालात के हैं, इसलिए मैंने अपने फैशन डिजाइनिंग के सपने को मारकर विक्की से शादी की, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। पर कोयल को तो ये सब करने दीजिए, वो कौन सा गलत काम कर रही है? कोयल की जल्द से जल्द शादी करनी पड़ेगी, वरना ये हमारे खानदान की नाक कटा देगी। सौम्या, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारे परिवार की नाक आज तुम्हारी वजह से कटी है। उस वक्त सौम्या तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसे बहुत बुरा लगा। रात में उसने अपना बैग पैक किया और घर छोड़कर चली गई। अगले दिन विक्की ने उसे खूब ढूंढने की कोशिश की, पर ना ही उसका नंबर मिला और ना ही वो कहीं मिली। कुछ दिन बाद सब उसे भूल गए और कोयल की शादी तय कर दी गई। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में आ गई। माँ, कोयल को समझाना तो मुश्किल हो गया है। इसकी जिद की वजह से तो शादी ही नहीं हो पाएगी। 2 दिन बाद इसकी शादी है और ये जिद करके बैठी है कि भाभी ही इसका शादी का जोड़ा सिलेंगी। बेटा, कभी कभी जो पुरानी परंपराएं होती हैं वो समय के हिसाब से बनाई जाती हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। कोयल ने छोटे छोटे कपड़े पहनकर तो रैंप वॉक किया नहीं था और उसका पूरे शहर में नाम भी हो गया था, वो भी सिर्फ सौम्या की वजह से। हमने उसे बहुत बुरा भला कहा, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। सही कह रही हो माँ, सौम्या को भी ये सब करने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे प्यार की वजह से उसने अपने सारे सपने मार दिए। अब हम नहीं चाहते कि हमारी बहन के भी सपने अधूरे रह जाए। मैं किसी भी कीमत पर सौम्या को ढूंढ कर ही रहूंगा। मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ और न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल दे देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि वो जरूर कोयल की बात मानकर आ जाएगी। विक्की ने अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने सबसे पहले तो कोयल से माफी मांगी। उसके बाद, देखो सौम्या, तुम्हारी नंद कोयल शादी तभी करेगी जब उसकी शादी का जोड़ा तुम डिजाइन करोगी। क्या तुम अपने परिवार को इस मुसीबत में छोड़कर जा सकती हो? प्लीज जहाँ भी हो घर आ जाओ। ये वीडियो विक्की ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। थोड़ी देर में सौम्या ने वो वीडियो देख लिया। सौम्या इतनी पत्थर दिल तो थी नहीं, इसलिए वो उसी दिन अपने ससुराल वापस आ गई। एक बार फिर से सभी लोग उससे माफी मांगने लगे। बहू, तूने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारे परिवार की नाक कटे। हमें माफ कर दे और जल्दी से हम सबके लिए ड्रेस डिजाइन कर, और हाँ, तेरे जो भी सपने थे ना, तू वो पूरे कर ले। सौम्या ने कोयल की शादी का जोड़ा सिला, तब कोयल की शादी हो पाई। सौम्या ने उसके बाद एक बहुत बड़ा बुटीक खोल लिया और एक फैशन डिजाइनर बन गई। अरे माला, जल्दी करना, देर हो रही है। बस भाभी आ गई, मैं जरा चप्पल पहन लूं। जल्दी आजा, नहीं तो तेरे भैया गुस्सा करेंगे। आ गई भाभी। भाभी, आज साइकिल पर पीछे मैं बैठूंगी। अच्छा दादी, और मैं कहाँ बैठूंगी? आप आगे बैठ जाओ ना, जैसे मैं बैठती हूँ। हट पगली, साइकिल पर आगे छोटे बच्चे बैठते हैं, बड़े नहीं। ये कहानी है माला और सरिता की। माला और किशन भाई बहन थे। कुछ साल पहले एक हादसे में माला के माता पिता की मौत हो गई। तभी से किशन ने माला की सारी जिम्मेदारी उठा ली। माला को माँ और भाभी का प्यार मिले, इसलिए किशन ने सरिता से शादी कर ली। सरिता ने भी माला को अपनी बेटी ही मान लिया। वो माला पर जान छिड़कती थी। उस दिन किशन, माला और सरिता गांव में ही एक शादी में जा रहे थे। फिर शादी में खाना खाते हुए, भाभी, ये दुल्हन ने क्या पहना हुआ है? ये लहंगा है। अब तेरे पास भी तो है वो हरा वाला। नहीं, लेकिन ये तो उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये दुल्हन का लहंगा है और बहुत महंगा भी आता है। अच्छा, तो कितने का मिलता है ये वाला लहंगा भाभी? अरे तू ऐसे क्यों पूछ रही है? जब मेरी शादी होगी ना, तो आप मुझे ये लेकर दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी। मेरी लाडो दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लगेगी। कितनी अच्छी हो भाभी आप। रुको, इसी बात पर मैं आपके लिए एक और रसगुल्ला लेकर आती हूँ। अच्छा, चंट कहीं की। माला और सरिता जिस शादी में गए थे वो गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी।
जमींदार के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए शहर से बहुत ही महंगा ब्राइडल लहंगा सिलवाया था। पर यह बात छोटी माला को कहाँ समझ आती, लेकिन सरिता के दिमाग में ये बात घर कर गई थी। घर लौटते हुए साइकिल के आगे बैठी माला अपने भैया के साथ ढेर सारी बातें करती रही और साइकिल पर पीछे बैठी सरिता बस यही हिसाब लगा रही थी कि उसे हर महीने कितने पैसे जोड़ने होंगे ताकि माला की शादी तक वो उसके लिए एक अच्छा लहंगा खरीद सके। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन, डॉक्टर साहब वो ठीक तो है ना? इन्हें सांप ने काटा है, जहर काफी फैल गया है, हमें इन्हें बचाने के लिए शहर से कुछ इंजेक्शंस मंगाने पड़ेंगे। आप एक काम करिए, 15,000 रुपए जितना जल्दी हो सके काउंटर पर जमा करा दीजिए। किशन जब खेतों में काम कर रहा था तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। उसके साथी उसे अस्पताल तो ले आए, लेकिन डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी थी जिसके बाद सरिता सोच में पड़ गई। सरिता के पास पैसे थे मगर वो उसने माला के लहंगे के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन इस वक्त किशन का इलाज ज्यादा जरूरी था। सरिता ने सारे पैसे अस्पताल में जमा कर दिए। इस तरह किशन की जान तो बच गई, लेकिन वो पहले से बहुत कमजोर हो गया। फिर डॉक्टर ने सरिता से कहा, देखिए इनकी जान तो बच गई है, लेकिन 3-4 महीने इनसे कोई भारी काम मत करवाना, ये झेल नहीं पाएंगे। इनकी सेवा करो और खूब खिलाई पिलाई भी करनी होगी। जी डॉक्टर साहब। उस दिन से सरिता पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई। हालांकि अच्छी बात यह थी कि अब माला जवान हो गई थी, तो माला घर का काम देखती और सरिता बाहर जाकर एक फैक्ट्री में काम करने लगी। तभी एक दिन फैक्ट्री से लौटते हुए माला को रास्ते में एक बहुत बड़ी दर्जी की दुकान दिखी, जिसके बाहर बड़े सुंदर लहंगे टंगे हुए थे। सरिता जानती थी कि वो लहंगे बहुत महंगे होंगे और वो उसे खरीद नहीं पाएगी, लेकिन तभी उसे कुछ सूझा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, बताओ क्या चाहिए? नहीं सेठ जी, मैं कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, मैं तो काम मांगने आई हूँ। अच्छा, वैसे मेरे यहाँ एक मशीन खाली तो है, तुम्हें सिलाई आती है? आती तो नहीं है सेठ जी, पर राम कसम बहुत मेहनत करूंगी, जल्दी से जल्दी सीख लूंगी। चाहे तो मुझे आप पैसे मत देना, बस बढ़िया लहंगा सिलना सिखा देना। सरिता की आंखों में सच्चाई देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। अगले ही दिन से सरिता उस दुकान के काबिल दर्जियों से सिलाई सीखने लगी। वो सिलाई के काम के साथ साथ दुकान की साफ सफाई भी करती। उसकी मेहनत से सेठ बहुत खुश था। फिर ठीक 1 महीने बाद, हाँ भाई सरिता, कुछ सीखा तुमने? आज 1 महीना हो गया तुम्हें। जी सेठ जी, देखिए ये मैंने सिला है। सरिता के हाथों में एक बहुत ही प्यारा लहंगा था। उस लहंगे को देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और फिर कुछ सोचकर बोला, सरिता ये तो बहुत बढ़िया है, मगर इसमें कढ़ाई का काम थोड़ा कम होना चाहिए था। उससे क्या होता है कि एक तो तुम्हारी मेहनत भी कम लगती और हम इसे थोड़ा सस्ता भी बेच सकते थे, और दूसरी बात की डिजाइन भी खिल कर आता। जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही मेहनत करती रहो और ये लो तुम्हारी पहली पगार। इतना कहकर सेठ ने सरिता के हाथों में 10,000 रुपए रख दिए। सरिता को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने फौरन घर के लिए ढेर सारा राशन खरीद लिया। इधर किशन भी अब ठीक हो चुका था और अपने काम पर भी जाने लगा। इस बीच माला की शादी तय हो गई, लेकिन माला जानती थी कि उसके भाई भाभी कितनी मुश्किलों से घर का खर्च चला रहे थे। उसकी बचपन से बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी में बढ़िया लहंगा पहने, लेकिन बचपन की जिद को जवानी की समझदारी ने दबा दिया। उसने अपना मन मार लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ और वक्त बीता और फिर माला की शादी का दिन भी आ गया। माला, माला, दरवाजा खोल जल्दी। जी भाभी। देखो भाभी, ये साड़ी मुझ पर जच रही है ना? सुंदर लग रही हूं ना? अरे पगली, इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि अपनी भाभी से कुछ छुपा पाए। सेठ जी अंदर आ जाइए, ये है मेरी गुड़िया। शादी बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। शुक्रिया सेठ जी। खुश रहो, और ये लो, ये तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। माला ने फौरन उस थैले को खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। माला कुछ न कह सकी, वो बस सरिता की तरफ देखकर रोई जा रही थी। और फिर, तुम्हें पता है बेटी, तुम शादी में बढ़िया लहंगा पहन सको, इसके लिए तुम्हारी भाभी ने मेरी दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन रात सिलाई का काम सीखा और फिर हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इसने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये लहंगा सिला है। पर सेठ जी, आपके बिना ये मुमकिन ना हो पाता। अरे मैंने तो सिर्फ तुम्हें कपड़ा दिया,
लेकिन तुमने अपना सब कुछ दे दिया इसमें। ये लहंगा सच में अनमोल है। मुझे नहीं पता कि इस गांव में इतना महंगा लहंगा आज तक किसी दुल्हन ने पहना है कि नहीं। नहीं पहना होगा सेठ जी, क्योंकि किसी भी दुल्हन के पास इतना प्यार करने वाली माँ जैसी भाभी थोड़ी ही होगी। भाभी। Thanks for watching.